वाले हैं, तो ध्यान से समझना होता क्या है। सबसे फर्स्ट में आरएनए एंड डीएनए का बारे में सब कुछ पढ़ लिए थे, उसका प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे, स्टेबल क्या है, केमिकल नेचर क्या है, सब कुछ क्या है। अब हम लोग का जो इस चैप्टर में अब जो भी टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो सारा एक्सपेरिमेंटल एंड कुछ ना कुछ का मैकेनिज्म ही है, तो सारा कॉन्सेप्चुअल है। तो तुम लोग ध्यान देना, जो नहीं समझ में आएगा तुरंत बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे समझ में आएगा तो फिर बाद में पूछेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। अब जो भी मैकेनिज्म आएगा तो समझना। सबसे पहले हमको ये बताओ रेप्लिकेशन क्या होता है। पहले रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होता है इसको बताओ लोग, क्या होता है। सर डबल होना। डबल होना, सेम टाइप का रिप्रोडक्शन। हाँ हाँ ठीक है। चलो और कुछ देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस में जाते हैं। हम कुछ पूछ रहे हैं। सबसे पहले ये बताओ कि डीएनए का जो मॉडल था वो कौन दिया था। सो वाटसन क्रिक। वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल दिया था, ठीक है। मॉडल के साथ साथ में, डीएनए मॉडल के साथ साथ में जो जेनेटिक मटेरियल का डीएनए का प्रॉपर्टी था वो भी स्टडी स्टार्ट कर दिया था करना, उसके बारे में जानना स्टार्ट कर दिया था। तो उसको अल्टीमेटली ये पता चला था कि डीएनए पेरेंट से जब अलग होता है और वो जब सिंगल स्ट्रैंड में आता है तो वो अपने स्टेबिलिटी के लिए एक नया सा स्ट्रैंड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। एक छोटा सा ये एनसीईआरटी में फिगर है, ठीक है। इस तरह का फिगर है, पेज नंबर देखो 104, पेज नंबर 104 में देखो, है एकदम सिंपल, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है, एक डीएनए है, ठीक है। ये जब अनवाइंड होगा, या सिंपल है, मान लिया ये पेरेंटल बॉडी है और ये कोई इसका डॉटर सेल है, तो इससे जो होगा तो वो सिंगल ही आएगा। और इसी को स्टेबल करना तो इसी के साथ एक म्यूचुअली इसी के साथ एक स्टैंड बनेगा जिसको हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं, या फिर हम लोग कॉपी। को स्टेबल होने के लिए, ये पिछले क्लास जो हम बताए थे, ये इसके साथ में जो रेप्लिकेशन होगा, ये इसके साथ में जो कॉपी बनेगा, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हम बताएंगे, और डायरेक्टली ये सबसे क्वेश्चन पूछता है नीट में, कंफ्यूज मत करना, क्योंकि साइंटिस्ट इसमें है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। होता क्या है कि हम लोग को, जैसे तुमसे अगर पूछ देगा कि रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस या मैकेनिज्म, ये जो इसका जो मैकेनिज्म का थाउट आया या फिर कौन डिस्कवर किया, तो किया वाटसन क्रिक, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल तो हम क्या बताएं कि वाटसन एंड क्रिक एक ऐसा साइंटिस्ट है जो डीएनए डबल हेलिकल मॉडल को दिए थे, साथ में डीएनए का जो प्रॉपर्टी था कैरेक्टरिस्टिक्स रेप्लिकेशन का, वो इसके साथ भी वो स्टडी कर रहे थे। तो रेप्लिकेशन कहने का मतलब सीधा यहाँ समझ गए। तो ये जो मैकेनिज्म है उसमें से एक और वर्ड आया कि डीएनए जो होता है जब भी रेप्लिकेट करेगा, हम कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलेंगे। इसको उतारना मत, आराम से समझो, हम उतरवा देंगे एकदम स्टेप वाइज हम उतरवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं। आखिर ऐसा सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोला गया, क्योंकि ये मान लो पेरेंट बॉडी है, अभी हम तुरंत बताइए, ये पेरेंट डीएनए और ये मान लो इसका डॉटर डीएनए है, तो वो तो सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन एक जो ब्लैक वाले दिख रहा है तुमको, ये तो पेरेंटल बॉडी है ना, ये तो जो रेड वाला नया बना है वो तो इसके अपोजिट, इसको स्टेबल करने के लिए नया कॉपी बनाया गया। लेकिन ये जो इसके साथ पेरेंटल के साथ ही आया है, तो उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक हो उसके साथ आया है, इसी बोलिए सेमी कंप्लीट कभी नहीं थे। क्योंकि देखो ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस को 3 प्रोसेस से किया गया। सबसे पहले था डिस्क्रीट प्रोसेस करके था एक, उसका कंजर्वेशन था, और उसके बाद था सेमी कंजर्वेशन। तो सबसे ज्यादा जो एग्जैक्टली प्रूफ हुआ वो सेमी कंजर्वेशन हुआ। सीरज जी यहाँ दिख ही रहा है कि एक पेरेंट डीएनए है, उसी को वो जब अलग होता है तो उसी के स्टेबल के लिए एक नया कॉपी बना लेता है उसी के जैसा, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर, ये डीएनए रेप्लिकेशन। क्योंकि पेरेंट का ही हाफ पार्ट यहाँ है, पेरेंट का भी हाफ पार्ट यहाँ है, तो जो भी पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक है ये इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसलिए दोनों में सेमी कंजर्वेटिव
डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड को बोला गया। ठीक है, ये था तुम्हारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसका, तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन डीएनए को कौन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। ये देखो एकदम सिंपल है, इसको समझना है, क्योंकि इसके बाद मशीनरी समझाएंगे कि मशीनरी एंड एंजाइम कि कैसे रेप्लिकेशन करते हैं, क्या होता है वहां पे। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में सबसे पहला टॉपिक तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ही है, इसलिए हम ये वाला मेथड पहले स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, जब हम लिख रहे हैं कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मेथड जो होता है वो कौन दिया था, मिजल्सन एंड स्टाल्स, याद रखना इसको, मिजल्सन एंड स्टाल्स। इसका डेट जो है 1958 में ही था। ठीक है, मिजल्सन कौन दिया था, मिजल्सन एंड स्टाल्स। ठीक है, स्टाल्स 1958 में ये क्या था, तो तुम ये लिख सकते हो, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ डीएनए सेमी कंजर्वेटिव क्या रेप्लिकेशन। ठीक है, देखो ये जो स्टार्ट किया था, इसके पहले कुछ भी कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसके लिए पहले हमको रिक्वायरमेंट चाहिए। दो तीन चीज का रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हिस्टेरिया कोलाई, जो कि बैक्टीरिया है, हम लोग प्रोकैरियोटिक में भी बोल सकते हैं कि इसी में हम लोग सबसे ज्यादा इसका जेनेटिक स्टडी करते हैं, तो ये। दूसरा सीजियम क्लोराइड, एक मीडियम लिया गया। ठीक है, और आइसोटोप, एक N14 and N15 आइसोटोप। ठीक है, ये क्यों लिया गया ये हम बताते हैं। सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरिया समझ रहे हो, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, मतलब कि सीजियम क्लोराइड इसीलिए लिया क्योंकि एक मीडियम तैयार करा, उसमें ग्रो कराना था। ठीक है, उसके पहले समझो N14 and N15, तो दो टाइप का डीएनए सेगमेंट लिया गया, जिसमें N14 एक नॉर्मल आइसोटोप का डीएनए था, ई कोलाई का ही था लेकिन वो नॉर्मल था, और N15, ठीक है, N15 एक था, ये भी नॉर्मल ही था, बट ये रेयरेस्ट होता है। नॉर्मल अगर हम किसी भी ई कोलाई में या फिर किसी भी प्रोकैरियोटिक में डीएनए का करेंगे, उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो N14 आइसोटोप का होता है, जो कि नॉर्मल है। N15 रेयरेस्ट होता है, बहुत कम स्पीशीज में मिलता है, तो इस दोनों आइसोटोप को सबसे पहले लिया गया। और इसका जो स्टडी हुआ है, इसका स्टडी हुआ है डायरेक्टली डेंसिटी ग्रेडियंट पे, डेंसिटी ग्रेडियंट पे। अब ये होता क्या है पहले ये समझ लो, उसके बाद हम लोग आगे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। एकदम इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस इसको ध्यान में रखते जाना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट सपोज दैट मान लिया जाए कि डेंसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। सपोज दैट मान लिया जाए कि हम ये एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और इसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल, 2-3 मॉलिक्यूल हम इसको वाटर के साथ मिलाते हैं और उसका सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस करते हैं, बहुत देर तक उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो सिंपल है कि जो जिस हिसाब से डेंसिटीज होगा वो उस हिसाब से अपने प्लेस पे आ जाएगा। वो जो वाटर से ज्यादा डेंसिटी होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, उससे कम होगा ये ऊपर रहेगा, कम होगा ऊपर रहेगा, कम होगा ऊपर रहेगा। सिंपल है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल तुम लोग को पता है, सेम प्रिंसिपल पे यह काम करता है। मतलब इसका डेंसिटी 1, इसका डेंसिटी 2, इसका डेंसिटी 3, इसका डेंसिटी 4। कहने का मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है डेंसिटी क्या हो रहा है, लो होते जा रहा है। मतलब एक नंबर जो नीचे है सबसे ज्यादा होगा, उससे कम 2 होगा, उससे कम 3 होगा, उससे कम 4 होगा। इस तरह के इसी प्रोसेस से, क्योंकि डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे ही जो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का जो है मैकेनिज्म वो कंप्लीट किया गया। तो ये ग्रेडियंट समझ लिए। अब हम लोग सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटल में है वो लेते हैं। देखो अब जब हम ग्रेडियंट की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ये दो मेरे पास सेगमेंट है, ये दोनों एक तरह का डीएनए का सेगमेंट है। एक सीजियम क्लोराइड वाले में N14 डाले और एक में डाले N15, इसमें मीडियम है N को जो डेंसिटी
वो यहाँ पे है, तो इसको हम लोग हाइब्रिड बोल दिए। क्या बोले? हाइब्रिड। तो देखो अगर N15 को मिलाते हैं तो वो नीचे दिखा, क्योंकि इसका डेंसिटी ग्रेडियंट क्या है? ज्यादा है और इसका कम है, और इस दोनों का सेगमेंट को लेके फ्यूज करा के, दोनों का जब सेगमेंट को हम सेंट्रीफ्यूज किए वो बीच में मिला, मतलब ये हाइब्रिड पार्ट है। ठीक है, ये इतना, क्योंकि ये सब वर्ड तुमको दिखेगा वहां पे, अगर हम ऐसे एनसीईआरटी में तुमको दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग, अब ये क्या होता है समझो, क्योंकि हाइब्रिड का जो डेंसिटी था वो अलग अलग है, N14 N15 का अलग अलग है। ये हम इसलिए एग्जांपल बताए क्योंकि ये तुमको सही से समझ आए कि डेंसिटी ग्रेडियंट काम कैसे करता है। एक नॉर्मल सा ये पहले प्रोसेसिंग किया है कि डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से वो अपने अपने प्लेस में नजर आएगा, क्योंकि इसी का बार बार हम लोग को क्या करना, रेप्लिकेशन करके इसका नंबर ऑफ जो सेगमेंट है वो ज्यादा करना होता है। सिंपल है। ठीक है, ये है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट में हम लोग ई कोलाई बैक्टीरिया लिए। ठीक है, और इस ई कोलाई बैक्टीरिया को एक हम N15 वाले में क्या किए, डाल दिए, और एक हम N14 वाले में डाल दिए। N14 डीएनए लिए। ठीक है, उसको हम एक बार ई कोलाई में डाले, सॉरी एक मीडियम, जैसे मान लो ये सीजियम क्लोराइड का मीडियम था। ठीक है, सीजियम क्लोराइड का मीडियम था, एक बार मीडियम में N15 डाले और एक में N14 डाले। ठीक है, तो हो गया का ये जब दोनों जब हुआ तो इस दोनों का, कहने का मतलब ये भी बहुत सारा इकोलाई ग्रो किया, ये भी बहुत सारा इकोलाई ग्रो किया, तो इसका N15 का एक इकोलाई हम लोग लिए और एक N14 का इकोलाई लिए। ठीक है, अब जब N14 और N15 का इकोलाई लिए तो दोनों को जब हम मिक्स कराए, साथ में कराए, तो जो हमको मिला वो मिला हाइब्रिड। क्या मिला? हाइब्रिड। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये डीएनए था, ये नॉर्मल था डीएनए। ठीक है, जब हम इसमें एक N15 और एक N14, कहने का मतलब इसका सेगमेंट में हम एक में N14 डाल दिए, एक में N15 डाल दिए। देखो N15 और N14। ठीक है, क्योंकि यहाँ का ग्रुप के कराए थे, यहाँ का ग्रुप कराए थे, जब दोनों को साथ कराते हैं तो ये हाइब्रिड ही होता है ना। ठीक है, तो ये डीएनए जो था, ठीक है, एक N15 गया, एक N14 गया। अब इसको हम एक बार 20 मिनट्स पे कराए, एक बार 40 मिनट्स पे कराए, तो देखो हुआ क्या। जैसे मान लो जब हम ये ग्रो कराए, हमको क्या मिला, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ देखना ये मिल रहा है, और इसमें एक जो है ये हाइब्रिड, 2 प्योर मिल रहा है और 2 हाइब्रिड वाला मिल रहा है। सिंपल, जिससे पता किया इसको बहुत बार, 20 मिनट्स के बाद, 40 मिनट्स के बाद, फिर 60 मिनट के बाद, इस तरह करते गया तो प्योर तो हमको मिला ही, साथ में हाइब्रिड भी मिला। कहने का मतलब उसका यही था। हाइब्रिड इसलिए बोल रहा है क्योंकि एक N15 वाला मिला यहाँ पे, एक N14 वाला मिला यहाँ पे। उसका कहने का बस एक ही मतलब था कि एक नॉर्मल डीएनए में हमेशा, चाहे कोई भी मीडियम ले लो और तुम उसमें अगर जेनेटिक मटेरियल डालते हो तो उसमें कहीं ना कहीं एक जो है स्ट्रैंड, क्योंकि एक जो पेरेंट स्ट्रैंड है उसको टेम्पलेट बोलते हैं, एक को बोलते हैं टेम्पलेट, या फिर उसको पेरेंट डीएनए बोले, और उसके साथ जो आया उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन, जो कि यहाँ पे प्रूफ हुआ ये सेमी कंजर्वेटिव है, क्योंकि दोनों में ये मिला। अब तुम लोग एनसीईआरटी में आओ, देखो एनसीईआरटी में यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे N15 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या है, हाइब्रिड है। ये N15 को लिया और N14 को मिक्स करके एक मीडियम में डाला जो कि हाइब्रिड आया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट तुम जाओ, देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है जनरेशन 1 में तो दोनों हाइब्रिड मिला, लेकिन जनरेशन 2 में देखो क्या मिल रहा है, 2 प्योर मिल रहा है, 2 हाइब्रिड मिल रहा है। उस केस में भी हमें एक चीज देख रहे हैं कि जो दो हाइब्रिड है उसमें एक 15 मिल रहा है, एक 14 मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये जो है सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि दोनों का मिक्स फॉर्म हम यहाँ पे डाले थे, दोनों का मिक्स फॉर्म यहाँ पे डाले थे। समझ आया? किसी को दिक्कत है? बस ये छोटा सा चीज है। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज यूज किया गया है कि ये सब जो भी डीएनए वगैरह हम देख रहे हैं, इसको कभी भी हम लोग नॉर्मल नहीं देख रहे हैं।
इसमें यूवी लाइट रे पास कराएंगे तभी वो बैंडिंग के फॉर्म में दिखेगा। वो जो कलर हम दिखा रहे हैं कि एक ब्लू है एक रेड है, ये सारा मतलब रे में पास कराएंगे तभी ये दिखा पाएगा। बस यही है, इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि जो हमको मिक्सिंग करने के बाद मिल रहा है वो प्योर में भी मिल रहा है, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चीज दिखा, ये चीज दिखा, ये तो ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है ये दोनों अलग अलग अपना अपना ये मतलब स्टैंड बनाया, कॉपी बनाया, जिससे ये पता चला कि पेरेंट का तो एक रहता ही रहता है, लेकिन उसके अलावा तुम हाइब्रिड लो प्योर लो, ठीक है, लेकिन वो आएगा सेमी कंजर्वेटिव, मतलब एक नया वो कॉपी जो बनाएगा वो पेरेंटल से नहीं, वो खुद का अपना बनाएगा। समझ में आया? तो दिक्कत किसी को दिक्कत है पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। कहीं कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। नहीं सर। ठीक है, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? बताओ। यस सर। हाँ, एक चीज और है जो हम तुमको बताना चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब हम बताना ये चाहते उसको किसमें देखा गया था, ठीक है ना। तुम लोग के पास अगर बुक है तो पेज नंबर 106 में जाओ, 106 में जाओ, वहां पे एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वो एग्जाम्पल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वहां पे लिखा है विसिया फावा, फावा बीन्स, पेज नंबर 106। देखो 106 दिख रहा है तुम लोग को, एक लिखा हुआ है जो हम लाइन पढ़ रहे हैं, वेरी सिंपलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व यूज ऑफ रेडियोएक्टिव थायमाडीन। हम यही चीज बताना चाहते हैं। तो रेडियोएक्टिव जो थायमाडीन था उससे डिटेक्ट करके जो नया सिंथेसाइजिंग डीएनए हुआ है वो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए तो क्रोमोसोम ही मिलेगा, लेकिन वो क्रोमोसोम किस प्लांट पे लेके मिला है, तो वो है विसिया फावा, फावा बीन्स। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बस यही चीज है। तो यहाँ ध्यान रखना, विसिया फावा है एक ही चीज, है एक ही एक्सपेरिमेंट, यही एक्सपेरिमेंट होगा, बट वो स्पीसीज अलग प्लांट पे वो किया गया था, विसिया फावा, जिसको हम लोग फावा बिन भी बोलते हैं। और ये एनसीईआरटी में है, इसको एकदम तुम लोग याद कर लेना, क्योंकि मेडिकल के केस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड इसी से पूछता है, बस। ठीक है, तो वहां पे तुमको है, लेकिन वो थायमाडीन भी है। यहाँ पे तुम लोग नाइट्रोजन लिए थे, क्योंकि नाइट्रोजन ही डीएनए का पार्ट ही होता है, नाइट्रोजन बेस पेयर बनता है, नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह है। तो वहां पे एक पर्टिकुलर थायमाडीन जो है उस प्रोसेस पे उस बेसिस को लेके उस पे वो परफॉर्म किया था, किस प्लांट पे, तो फावा बीन्स पे। बस यही था एक्सपेरिमेंट, यही रहेगा, वहाँ एन की जगह पे थायमाडीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जो बैंडिंग दिखेगा, जैसे बुक्स में दिख रहा है ग्रीन है रेड है, जो अलग अलग दिखा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ विदाउट, मतलब बोलते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ इस पे कोई ना कोई मतलब उस पे डालना पड़ेगा रेज वगैरह, बोलते हैं ना कि लाइट डालेंगे, ठीक है, तभी वो बैंड के फॉर्म में नजर आएगा। इथेरियम क्लोराइड नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं फिंगर प्रिंटिंग में, उसी तरह का कुछ केमिकल है जो कि उसको बैंड के फॉर्म में वो नजर आता है। ठीक है, यही है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, सामने एनसीईआरटी है तुम्हारे, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, नहीं समझ में आया तो भी पूछ सकते हो, इससे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। चलो ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, बस दो तीन पॉइंट है ध्यान रखना, कि इसका डेंसिटी ग्रेडियंट होता है, सीजियम क्लोराइड होता है, और ये जब 20 मिनट्स एंड 40 मिनट्स ये जो 2 बार एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें क्या आया है, तो ये रिजल्ट आया है। और एक लास्ट बात रिपीट कर रहे हैं फिर से, थायमाडीन के हिसाब से जो परफॉर्म किया गया है, तो ये फावा बीन्स पे जो परफॉर्म किया गया है उसमें भी इसी तरह का एक्सपेरिमेंट वो दिया है, बस वहाँ एन के जगह पे थायमाडीन लिया गया, बस ये सब, ये 3-4 चीज इंपॉर्टेंट याद रखना। और अगर तुमसे पूछेगा कि मीडियम किससे तैयार किया गया था, तो CFCl, सीजियम क्लोराइड, बस। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था मेजल्सन एंड स्टार्स, बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टिंग कौन दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक। हाँ ठीक है, वो लिखा हुआ है, इवन की जब रेप्लिकेशन तुम स्टार्ट करो लास्ट में 2-3 लाइन लिखा हुआ है कि जो क्रोमोसोम का सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है
वो दिया था कौन, वॉटसन एंड क्रिक, बट एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया मिदलसन था उसने। बस यही चीज है, ठीक है। चलो इसको लिखना है, नोट करना है, कर लियो नोट, नोट कर ले सर, वो लास्ट कर में नहीं। लो। अच्छा ये वाला कुछ है नहीं, वो नहीं एक्सपेरिमेंट सर, प्रूव हो जाए। वो वही जो छोटा हो हाँ वही नहीं किए। हाँ, कर लो कर लो कर लो कर लो ना, इसको नोट कर लोगे तो एक बार, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना, पैराग्राफ पढ़ना, सब समझ आएगा। इसको उतार लेना, तो फिर हो गया सर। हो गया ना, सबका हो गया, मिटाएं। हाँ सर। हाँ, अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज में जो टॉपिक है, द मशीनरी एंड द एंजाइम, वो हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमको कुछ नोट करवाना है। तो तुम लोग 2 मिनट रुको, हम पहले बोर्ड पे उसको अच्छे स्टेप वाइज हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम हर एक स्टेप को समझा देंगे, ठीक है। एक सेकेंड। तो सारे केस में सर उसमें 2 प्योर और 2 हाइब्रिड ही ऑप्टेन होगा ना? नहीं नहीं नहीं, प्योर को तुम छोड़ दो, क्योंकि प्योर कहने का मतलब इसीलिए आएगा कि कोई जरूरी नहीं कि अब मान लो एक सिंपल टाइप का N14 डीएनए लोगे, ठीक है, तो N14 N15 तुम लिए तो आइसोटोप्स हो ना, लेकिन मैक्सिमम में जो है सेम आएगा, लेकिन साथ साथ में वो कंजर्वेटिव भी आएगा, जिससे ये प्रूफ होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है ना। ठीक। चलो चलो ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे मशीनरी एंड एंजाइम के लिए ध्यान देना।
चलो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, ये तो आधा है, इसके बाद हम और लिखाएंगे स्टेप्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को रेप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो उसके लिए ध्यान देना है कि को सबसे पहला जो रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है उसके लिए क्या होता है, तो कोई भी मान लो डीएनए का तुम सेगमेंट लेते हो, ठीक है। तो हमको उस सेगमेंट में ये देखना है कि मेरे पास सेगमेंट है, लेकिन उस सेगमेंट में कौन सा पार्ट है जो रेप्लिकेशन के लिए तैयार है, आई मीन रेप्लिकेशन कराना है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि कट करेंगे तो रेप्लिकेशन होगा ही होगा। तो ध्यान देना कि सबसे पहला कोई भी सेगमेंट को अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, और उसका उस सेगमेंट का हम लोग को सबसे पहले वो पार्ट देखना है जिससे वो रेप्लिकेशन करे या रेप्लिकेशन ओरिजिन हो। तो सबसे पहला डीएनए सेगमेंट में हम लोग को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ढूंढना है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओराई। क्या बोलते हैं? ओराई। दूसरा मेथड है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ये है कि रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो सेल डिवीजन के एस फेज से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि एस फेज में डीएनए क्या होता है? डुप्लीकेट होता है। मान लो एक डीएनए दो कटा तो दो हुआ, उसके साथ ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा ना, क्योंकि रेप्लिकेशन नहीं होगा तो स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो उसको याद करने के लिए आरएफ याद रखना, मतलब रेप्लिकेशन ड्यूरिंग एस फेज, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो ठीक है तुम ले लिया, लेकिन ये प्रोसेस होता क्या है? एस फेज, ठीक है। और अगर मान लिया जाए कि रेप्लिकेशन होके अगर वो एक्यूरेट नहीं हो पाया तो वहां पे पॉलीप्लॉइडी का केस हो जाएगा। सपोज दैट मान लिया जाए ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर में डीएनए हुआ और डीएनए रेप्लिकेट कर गया, बट ये डीएनए सॉरी ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड ही नहीं हुआ, तो यहाँ पॉलीप्लॉइडी तो ये सब फैट की तरह काम करता है और एक तरह एंजाइम। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस के होने के लिए बहुत सारा एनर्जी का जरूरत है, जो डीएनए ट्राइफॉस्फेट देता है, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इनिशियल। उसके पहले थोड़ा सा और हम लोग समझेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन एंड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये दोनों किसका खोज था? वाटसन एंड क्रिक का, ये भी हम जस्ट बताएं। लेकिन जब ये वाटसन एंड क्रिक रेप्लिकेशन के बारे में बताया कि रेप्लिकेशन जो होता है डीएनए का वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर है, वो बताया, लेकिन प्रूफ कौन किया? अभी हम लोग को एक्सपेरिमेंट पढ़े, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग मशीनरीज पढ़ते हैं तो उसमें हमको कोई ना कोई सेगमेंट चाहिए होता है, कोई ना कोई एंजाइम चाहिए होता है। तो सबसे पहला हम लोग ये जाने, ये इस केस में हम लोग ये जाने कि अगर रेप्लिकेशन कराना है डीएनए का या फिर डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो उसका सबसे पहले सेगमेंट का पता करो कि कौन सा सेगमेंट रेप्लिकेशन के लिए तैयार है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओराई। और रेप्लिकेशन स्टार्ट कब होता है? तो एस फेज में। और तीसरा, अगर वो एक्यूरेट नहीं हुआ या फिर वो डिवीजन एग्जैक्टली नहीं हुआ तो वहां पे पॉलीप्लॉइडी का केस आ जाएगा। और तीसरा हम क्या बताएं कि डीएनए जो होता है, डीएनए रेप्लिकेशन अगर हो रहा है तो उसमें एनर्जी चाहिए, जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल का काम करता है डीएनए ट्राइफॉस्फेट। ये तो नॉर्मल में। दूसरा चीज क्या है? डीएनए का जो एंजाइम्स है, आई मीन डीएनए को जब हम लोग रेप्लिकेशन कराना है तो रेप्लिकेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वहां पे हम लोग को एंजाइम देना पड़ेगा ताकि कट जगह। सबसे पहला जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, और ये ऑलवेज तभी काम करेगा जब ये जो काम करता है ये 5' to 3' काम करता है। 5' to सपोज मान लो ये डीएनए है, ठीक है, ये 5' और 3' है, समझे? तो ये इधर से करना स्टार्ट करेगा, और अगर इधर से कराएंगे तो वो कर ही नहीं पाएगा, वो फ्रेगमेंट में करना स्टार्ट करेगा, जो कि बाद में जाके रुक जाता है, ठीक है। इसीलिए जो इसका टेम्पलेट रीजन है 5 to 3। तो हम लोग ये चीज पढ़े। और एंजाइम जो हम क्या बोले? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और इस एंजाइम में 3 टाइप का होता है, 1, 2 and 3। तो मोस्ट ऑफ द केस में मैक्सिमम जो होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो रेप्लिकेशन के लिए हेल्प करता है। और अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज 1 and 2 का, तो इसका भी कुछ अलग काम है, बट यहाँ पे अगर डीएनए रेप्लिकेशन की बात करोगे तो ये एंजाइम का काम है। समझ आ गया? दूसरा एक छोटा सा एग्जांपल इसमें ये लिया गया है कि ईस्टेरिया कोलाई में
4.6 इंटू 10 की पावर बेस पेयर होता है। और अगर इसको रेप्लिकेट कराना है, ये 18 मिनट, मात्र 18 मिनट में रेप्लिकेट कर जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि ये 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर को बना दे रहा है, मतलब 2000 बेस का रेप्लिकेटिंग फॉर्म कर रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, ई कोलाई, ये डाटा एनसीईआरटी में इसलिए बता रहे हैं, ई कोलाई जो है उसके पास इतना बेस पेयर है, लेकिन इसी बेस पेयर को रेप्लिकेट करने में मात्र उसको 18 मिनट लग रहा है। और उस 18 मिनट कहने का मतलब है कि उसमें मात्र 2000 मात्र 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर का फॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो जब हम यहाँ पे स्टार्ट किए, क्योंकि कुछ इसका स्टेप है, ठीक है, तो स्टेप में सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टेप है तुम्हारा एक्टिवेशन ऑफ डीएनए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ढूंढते हैं, आई मीन हम लोग को पता चल जाता है, तो उसका जो एंडिंग पॉइंट है उसको हम लोग अनबाइंडिंग करते हैं। देखो यहाँ तक बाइंडिंग है ना, उसके बाद इसको अनबाइंडिंग किया हुआ। जैसे अनबाइंडिंग करेंगे वो अपना ये मतलब रीजन लेके, क्योंकि उसका रीजन 5' to 3' इधर बनाया, 3' to 5' इधर बनाया, तो ऑटोमेटिक अभी हम क्या होगा, 5' to 3' बनेगा, यही ना बनेगा। तो देखो जो उसका रेप्लिकेटिंग पार्ट है, देखो यहाँ से तुमको दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा होगा ये वाला, तो यहाँ से रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा। इसमें देखो फ्रेगमेंट में आ गया है, क्योंकि इसका अपोजिट 3 से स्टार्ट, हम 3 से कभी स्टार्ट नहीं होगा, हम ऐसा बोले हैं तुम लोग को। तो यहाँ से जो होगा वो स्टेप वाइज में, आई मीन वो छोटा मोटा मतलब फ्रेगमेंट में होता है, जो कि बाद में लार्ज स्केल पे जुड़ता है। और ये ज्यादा नहीं कर पाएगा, लेकिन ये कंटिन्यूस जो भी इसका सेगमेंट है वो पूरा पूरी एक साथ में ये कर पाता है। यहाँ तक समझे? हम इसके बाद स्टेप बताएंगे, समझ गए? यस सर। हाँ, तो सबसे फर्स्ट में देखो हम तुमको चीज बताए थे कि अगर पॉलीप्लॉइडी का केस में क्या एक्यूरेट है, देखो यहाँ पे लिखे भी हैं कि अगर स्टेविया कोलाई इतना में कर रहा है, अगर ई कोलाई का बेस पेयर या रेप्लिकेशन नॉट इज एक्यूरेट, देन वो क्या कर जाएगा, म्यूटेशन कर जाएगा। क्योंकि म्यूटेशन वेरिएशन तुम लोग पढ़े हो, उसमें सपोज दैट मान लो मेरे पास एक में सेगमेंट में बेस पेयर में आया 10 गो आया, और इधर 9 ही बना, तो एक तो घट गया ना किसी कारण से, जिसके कारण से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, डिफरेंट होगा, चेंज होगा, और जिसके कारण पूरा हाँ कुछ भी हो सकता है, डिफिशियंसी वगैरह वेरिएशन में बताए हैं, डिफिशियंसी ही हो जाएगा क्योंकि नहीं रहेगा। तो जो इसका मतलब ये पूरा जो डीएनए है क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो रेप्लिकेशन का केस नहीं, एक्यूरेट भी होना चाहिए। दूसरा कि अगर एस फेज या जो भी जब भी डिवीजन हो रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो गया, लेकिन अगर यही डीएनए अलग नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, तो वहां पॉलीप्लॉइडी का केस आएगा ना, आ ही जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यही इसमें होता है। सपोज दैट मान लो पेरेंट बॉडी है XY और यहाँ है X, तो कायदे से तो XY अलग अलग होना चाहिए। मान लो अंदर वाला, क्योंकि ये क्रोमोसोम है, मान लो क्रोमोसोम ही अलग नहीं हुआ और इसका अंदर हो चुका, यहाँ से यहाँ तो ये तो गैमेट बन गया, ठीक है, डिप्लॉइड गैमेट हो गया, क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर अलग नहीं कर पाया, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर में जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कर चुका है। तो सोचो X वाला जब आएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड, जो कि यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी का केस आ गया। समझ आया? दिक्कत समझ आया? सबको क्लियर समझ में आया? क्योंकि अब ये वाला सेगमेंट पे पूरा काम होगा, ठीक है? यस सर। तो इशू, हाँ चलो ठीक है, इसको नोट करो, ये स्टेपिंग को नोट करो, इसको नोट करके ये फिगर छोड़ देना, ठीक है? इसका फिगर हम थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे, ठीक है? इसको तो समझाने के लिए थोड़ा सा होता है, क्योंकि अब स्टेपिंग में स्टार्ट करेंगे, इसको नोट करो। सर ओरी जो है वो साइट ऑफ रेप्लिकेशन है। हाँ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अरे सिंपल सा चीज है, कोई भी डीएनए कुछ भी हो रहा है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है? अब सपोज दैट मान लो तुम कहीं खाने गया, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारा डिश है, लेकिन तुमको खाना है भाई, हमको चिकन ही खाना है, हाँ, तो तुम्हारा चिकन पे इंटरेस्ट हो गया ना। तो सिंपल वही चीज है कि मेरे पास बहुत सारा सेगमेंट है, ये मान लो डीएनए सेगमेंट, हमको इस सेगमेंट पे ही रेप्लिकेशन कराना है, तो यहाँ कट वगैरह करेंगे, जो ये सब काम करता है, या अपने से ये कट होगा, कट करके हटाओगे तो एक सेगमेंट मिलेगा, फिर इसको अनवाइंड करेगा, जो कि ये सेगमेंट मिलता है, जिसको हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
कोई भी जेनेटिक वर्क बिना इंटरेस्ट के नहीं होता है। इंटरेस्ट करने का मतलब कि इंटरेस्ट मतलब ये नहीं कि तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरेस्ट करने का मतलब हम किस पर्पज से कर रहे हैं, ठीक है, वही चीज है। क्योंकि बायोटेक में भी ये बहुत यूज आएगा, हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। वहाँ भी एक है जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जिस जीन पे इंटरेस्ट है उसी के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं इफेक्ट करना है भाई, ठीक है, वही चीज। या जो हमारा मेन पर्पस है वही वही सेगमेंट हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहला जाए। सो वो टर्मिनल पी क्या है? टर्मिनल, अच्छा ये, अरे टर्मिनल पी देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये सेगमेंट है, ये पी है, ये पी है, ये पी है, ठीक है, एटीपी समझता है ना, यस सर। वही है पी, ठीक है। ठीक। ये कट जाएगा एनर्जी देगा, ये कट जाएगा एनर्जी देगा, एक एक करके क्या हमें, हाँ समझ गया ना, फॉस्फेट अलग अलग जाते हैं। हाँ अलग अलग हो जाता है। टर्मिनल पी इसलिए लिख दिए। ओके सर, नोट। क्या ना, सबको रिप्लाई करो, हो गया ना। देखो हाँ, इसको स्टेप को याद रखना, स्टेप इन द सेंस जो समझाए हैं, क्योंकि हम पहले इसको समझाए हैं फिर इसको समझाए हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है, इसलिए हम इसका नोट किए तो तुमको शायद, लेकिन बट होगा इसी तरह से, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, हर एक लाइन से तुमको क्वेश्चन बनेगा। कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बन जाता है, ये क्वेश्चन बन जाता है, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो डीएनए, अच्छा ये क्वेश्चन भी बनेगा कि किस स्ट्रेंथ से वो स्टार्ट करेगा, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 5 पॉलरिटी टू 3 पॉलरिटी इसके तरफ से हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 था तो 5 से स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू जा रहा, यहाँ 5 था 3 था, तो देखो यहाँ पे क्या फ्रेगमेंट में आ गया। फ्रेगमेंट में नहीं करना है ना रेप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे लागेज का फिर जरूरत पड़ेगा। तो सर वो जो सर सेगमेंट में होगा वो तो सरवाइव नहीं कर पाएगा ना? सर्वाइव करेगा, क्यों नहीं करेगा, लाइगेज चाहिए, लाइगेज होगा, उसके बाद फिर इसमें जो बेस पेयर है वो इधर उधर चला जाएगा, बेस पेयर को ठीक करना पड़ेगा, वो हम बता देंगे लास्ट में, है वही चीज तो है लास्ट में, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, बट थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिए हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ठीक है। दोनों के केस में हो सकता है, बट उसमें ज्यादा होता है, इसमें नहीं, ठीक है। चलो नोट मिटाए इसको, यस सर। चलो ठीक है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है बाबू लोग तो बताओ, अभी भी बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये मैकेनिज्म है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। नोट तो हम लिखा नहीं रखिए, स्टेपिंग में लिखा रहे हैं कि स्टेपिंग में कोई भी चीज जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह नहीं दिख रहा होगा तो वो भी पूछ सकते हो तुम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं रेप्लिकेशन का स्टेप कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है एक्टिवेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ डीएनए को एक्टिवेट करना है, सेगमेंट को एक्टिवेट करना है, तभी वो अनवाइंड हो पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखना कि ये इसका सेगमेंट है DAMP, DCMP, DGMP, इसका फुल फॉर्म में सब पता है ना, बोलो नहीं पता है। अरे ये एडेनिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट और थायमिन मोनोफॉस्फेट, सिंपल है, ठीक है। ये हमारा इनएक्टिवेशन ऑफ डीएनए का सीरीज है, आई मीन सीक्वेंस है। अब इसको जब एक्टिवेट करना है तो उसके लिए हमको इसको ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सब में मोनो दिख रहा है तुमको, सब में यहाँ पे देखो एम दिख रहा है, एम दिख रहा है, एम दिख रहा है, तो ये क्या है, डीएक्टिवेट है। लेकिन इसको एक्टिवेट में करना है तो सबसे पहला, ये पहला स्टेप है, क्योंकि डीएनए को एक्टिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसी से वो फॉर्क बनेगा, रेप्लिकेटिंग फॉर्क, ठीक है। तो हम लोग पहले उसको एक्टिवेट करेंगे। तो एक्टिवेट करने के लिए हम लोग को सिंपल है, DAPP, DCTP, DGTP एंड DTTP होगा। बट यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ प्रोसेस चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे यूज होगा एनर्जी, और एनर्जी के लिए हम क्या बताए थे, इसके पहले में बताए थे ना कि वो फॉस्फो ट्राइफॉस्फेट,
डीएनए ट्राइफॉस्फेट, डीएनए ट्राइफॉस्फेट बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, तो डीएनए ट्राइफॉस्फेट वहां पे जरूरत, तो वो इसको एनर्जी देगा। और दूसरा यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होता है, फॉस्फोराइलेशन, और फॉस्फोराइलेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो देखो मोनो है तो यहाँ पे दो और ऐड होते जाएगा, ठीक है। कैसे ऐड होगा, यहाँ पे एनर्जी में एटीपी आता है ना, ठीक है, तो हर स्टेज में जो ये एनर्जी सही है, इसको एनर्जी देके इसका फॉस्फेट को क्या करेगा, एडिंग करते रहेगा, ठीक है। ये पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस में चला जाता है फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेटिंग फॉर्क, फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेटिंग फॉर्क। देखो फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेटिंग फॉर्क के लिए सबसे पहले हमको उसका सिंगल सेगमेंट या ओरिजिन ऑफ सिंगल सेगमेंट हमको चाहिए। अभी हम जस्ट बताए कि जैसे मान लो ये हमारा डीएनए है, ये अनवाइंड होगा, तो अनवाइंड होगा तो ये सिंगल हो रहा है ना, तो इसके लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका हम लोग बोलते हैं हेलिकेज। क्या बोलेंगे, हेलिकेज, ठीक है। तो हेलिकेज जो होता है ये क्या करेगा, फॉर्म सिंगल ओराई इन प्रोकैरियोट। हम लोग प्रोकैरियोट क्यों लिए, पहले ये बता दो, प्रोकैरियोट यहाँ क्यों बोल रहे हैं बिना मतलब का, क्योंकि हम लोग सबसे पहले ही लिख चुके कि हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, इकोलाई पे। याद करो हम इकोलाई का सेगमेंट लिखे थे इसके पहले में। तो हम लोग हेलिकेज एंजाइम देके एक सिंगल ओरिजिन का पता कर लिए। अब जब ये पता किए तो यहाँ पे 5 डैश, यहाँ पे 3 डैश, यहाँ पे 3 डैश, यहाँ पे 5 डैश। तो सबसे फर्स्ट में जो हम क्या बताए थे कि 5 to 3 के तरफ वो जाएगा, तो होगा तो इसी पे होगा, होगा तो इसी पे होगा। लेकिन सबसे पहले हमको ये ध्यान देना होगा कि ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट के लिए हमको एक तरह का प्रोटीन बनाना होगा ताकि वो अपने से सेगमेंट ना बना पाए, क्योंकि हम लोग रेप्लिकेशन करवा रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक प्रोटीन का जरूरत पड़ता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SSB प्रोटीन। तो SSB प्रोटीन का मतलब यहाँ पे सीधा सीधी क्या है कि वो दूसरा रेप्लिकेशन जो है वो नहीं है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं इसको, सिंगल 5 to 3 होगा ना। हाँ इधर 3 to 5, ये 3 to 5 इसका जो बनेगा तो 5 to 3 जाएगा ना जी, ये वाला बात बोल रहे थे। अच्छा हाँ 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 ठीक है, हो जाएगा। तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे होता है ताकि कोई और दूसरा वहां पे जाके कोई अलग से रेप्लिकेशन या अलग से स्टैंड ना बना पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले SSB आ जाता है। देखो साथ साथ में एक और चीज है कि जब ये रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे काम करता है एंजाइम टोपोआइसोमेरेज। अच्छा, टोपोआइसोमेरेज क्यों चाहिए, क्योंकि वहां पे निकिंग करना है। निकिंग करने का मतलब था कटिंग होता है। हम लोग को एक मान लो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है, अब इसमें से एक ओरिजिन पता चल गया, अब इसको यहाँ पे कट करना है, तो कट करने के लिए ये हम लोग को एंजाइम चाहिए। तो निकिंग करते हैं एंड रिसेल रिसील क्यों करेंगे कि अगर रिसील नहीं करेंगे ना तो फिर वो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा सेगमेंट वहां पे आके जोड़ना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका तो अपना प्रॉपर्टी भी है ना, वो होगा। तीसरा स्टेप में चला जाता है, हम लोग क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में है वही SSB बनेगा, और फिर चौथा स्टेप में है प्राइमर्स बनाना है, सिंथेसिस ऑफ RNA प्राइमर। क्या बनाना है, सिंथेसिस ऑफ RNA प्राइमर। तो यहाँ पे एक एंजाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमेज। अच्छा, प्राइमर्स हम लोग को क्यों बनाना है, क्योंकि ये तो इतना बड़ा सेगमेंट है, इसको अगर हम लोग अनवाइंड कर रहे हैं तो यही तो हमारा, ये जो सेगमेंट है ये तो हमारा प्राइमर बनेगा ना। और इसी प्राइमर में तो नया कोई आएगा अपना रेप्लिकेशन को, वहां पे रेप्लिकेशन दूसरा सेगमेंट रेप्लिकेट करेगा। तो सबसे पहला दूसरा ये प्रोसेस, तीसरा ये प्रोसेस, चौथा, या फिर हम इसी को तीसरा ले लेते हैं, वहां पे SSB तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा ही, तो तीसरा प्रोसेस में प्राइमर बना लेगा। चौथा में बेस पेयरिंग बनना है, बेस पेयरिंग। अगर मान लो बेस पेयरिंग बनाना है तो यहाँ पे
फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज एंजाइम का जरूरत पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इसको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। दूसरा नेक्स्ट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। तो न्यू स्ट्रैंड के लिए कि एंजाइम हम बताए थे कौन सा था? डीएनए पॉलीमरेज क्या थ्री, क्या था? 3 था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन बनेगा, ठीक है, तो ये बाइंड हो गया, लेकिन जब यहाँ पे प्राइमर बनाए, क्योंकि पर्टिकुलर एक छोटा सा पार्ट को हम लोग प्राइमर बोलते हैं, ये तुम लोग जान ही रहे होगा, ये छोटा सा चीज है, ये प्राइमर यहाँ पे बना, जो है ये रेप्लिकेशन करके एक अपना नया सेगमेंट बनाया, इसको हम लोग बोलते हैं लीड। क्या बोलते हैं? लीड, क्योंकि 5' to 3' जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना कि जब इधर बनना स्टार्ट होगा तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या फ्रेगमेंट में जाएगा। कैसा जाएगा? फ्रेगमेंट में। और साथ में यहाँ पे एक स्ट्राइकिंग एक तरह का यहाँ पे सेगमेंट ऐड हो जाता है, ताकि यहाँ से फिर इधर ना बढ़े, इधर ही बढ़ता रहे जहां तक वो रेप्लिकेशन होना होगा। जब यहाँ पे ये बनता है, इसी सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते थे? ओकाजाकी फ्रेगमेंट, क्योंकि इस वाले पार्ट में कोई भी एक लीनियर रेप्लिकेशन का स्ट्रैंड नहीं बना है और इधर बना है। तो इधर वाले पार्ट को लीड बोलते हैं और इधर वाले पार्ट को ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। जब ये फ्रेगमेंट में हो गया तो ये तो रेप्लिकेशन सही से कर नहीं पाएगा। अब अगर ये नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइगेज। क्या करता है? लाइगेज, जो कि इसको लाइगेज एंजाइम का मतलब ये कनेक्ट करेगा, लाइगेज का मतलब जोड़ना होता है, तो ये इसको जोड़ दिया, बस ये भी स्ट्रैंड बन गया, ये भी स्ट्रैंड बन गया। बट यहाँ पे हो सकता है प्रॉब्लम हो, यहाँ पे भी हो सकता है प्रॉब्लम, बट ऐसा नहीं होता कि इसमें होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम होता है तब एक नया वहां पे मैकेनिज्म है जिसको हम लोग बोलते हैं, छठा प्रोसेस बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयरिंग। ठीक है, तो प्रूफ रीडिंग क्या? नॉर्मली क्या हम लोग रीडिंग करते हैं, तो एडनिन से क्या जाता है? थाइमिन, बट हो सकता है एडनिन से साइटोसिन चला गया, ग्वानिन से चला गया थाइमिन। तो क्या ये सही है? सही नहीं है। ये एक तरह का प्रूफ रीडिंग हम लोग पढ़ के रीड किए कि हाँ सही सेगमेंट है कि नहीं। अगर मान लो सही सेगमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पे इसको सही करना पड़ेगा, तो एडनिन से थाइमिन लाना है, ग्वानिन से साइटोसिन लाना है। लेकिन ये करेगा कौन? ये होगा कैसे? तो इसके लिए एक नया एंजाइम था जिसको हम लोग बोलते थे पॉलीमरेज 1। हम 3 टाइप का बताए थे ना स्टार्टिंग में, 3, 2, 1। तो 3 तो यहाँ काम आ गया, समझ में कि न्यू स्टैंड को बनाना है तो ये काम कर गया, वो काटने का भी काम करता है, यहाँ भी काम करता है, ये बना लिया। लेकिन 2 and 1 के क्या? तो 1 यहाँ पे इसको क्या करेगा? करेक्ट करेगा। फिर उसके बाद रिपेयरिंग में क्या होगा? रिपेयर करना क्या? सीधा से जोड़ना है भाई, लाइगेज एंजाइम होके वो जो सेगमेंट को ठीक किया फिर सबको जोड़ के नया सेगमेंट रेप्लिकेशन कर देगा। तो यही है पूरा मैकेनिज्म। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना है तुमको, टोपोआइसोमरेज में कटिंग का काम करता है, रीसेल नहीं है एनसीईआरटी में, तो हम बताना था, बता दिए। ये चीज है नहीं है, ये समझाने के लिए हम किए कि निक और रीसेल नहीं करेगा। निक्स रीसेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि कटा और उसको नहीं करेगा तो फिर से वो अलग फिर के साथ बाइंड कर सकता है, इसीलिए बस यही चीज है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर तुमको सारा कुछ मिलेगा। बेस पेयरिंग के लिए एनर्जी जरूरत ठीक है, यही है तुम्हारा मैकेनिज्म। ठीक है सर, वो सर क्या लिखा है सर? सिंगल अच्छा, डायग्राम के पास सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन SSB लिख देते हैं इनको, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ये चीज है। ये 2 मैकेनिज्म तुम लोग इसको नोट करो, ठीक है।
आराम से नोट करो। यहाँ लगेज लिख सकते हो, ये रिपेयरिंग है, ये एंजाइम सामने है तुम्हारा, तो पास मेरे एंजाइम, ठीक है, तो आइसोमेरेज। आरएनए प्राइमेस का क्या काम था सर? आरएनए प्राइमेज, अच्छा प्राइमर बनाएगा। ओ प्राइमर मतलब अलग करेगा ना? हाँ अलग करें। प्राइमर का मतलब जैसे मान लो ये डीएनए सेगमेंट है, इसका डीएनए सेगमेंट है, छोटा सा पार्ट है वो सिंगल काट लिया, अब जब ये कटा तो इसी में ना रेप्लिकेशन होगा, यस। वही प्राइमर होता है। और इसमें कुछ वैसा रेप्लिकेशन फॉर्क का तुम्हारा जो एनसीईआरटी में भी लेबल कर सकते हो, ठीक है। हो गया सर। हाँ इसको हम लोग पैरेंटल स्ट्रैंड बोलेंगे, पैरेंटल स्ट्रैंड। जिस कंट्री का फर्क है वो इस पॉलरिटी का फर्क है, ये हम बताएं, ठीक है। सर हर बार तो सर दोनों साथ में ही होगा ना सर? दोनों हाँ मतलब हाँ हाँ दोनों, क्योंकि उसका एक नेचर ही है कि 5 से 3 में ही बनेगा, और नहीं तो फिर वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा, तो वही बनता है। हो गया? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। राय का फुल फॉर्म लिख लेना यहाँ, कोई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नोट्स हम नहीं लिखा है, ये स्टेप बहुत काम आ जाएगा, तो तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे, ठीक है। 99% सारा कवर अप किया गया है, 1% भी नहीं छूटा है, बट फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर से नेक्स्ट क्लास पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अभी अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉरी बोले टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। बट ट्रांसक्रिप्शन में आज हम बस इंट्रोडक्शन देंगे, क्या होगा नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास फिर उसका मैकेनिज्म बताएंगे। तो ये दोनों करके आना पहले, ठीक है। हो गया सर? ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं ना?
आंसर दो सबको ही, रिप्लाई करो। नहीं सर। ठीक है ना, समझ गए ना? हाँ सर। चलो ठीक है। इस मैकेनिज्म को एनसीईआरटी से नोट्स बनाओ। ठीक है, हम तो स्टेप लिख ही दिए क्या है नहीं है, देखो कौन कौन सा स्टेप उसमें मैच कर रहा है, क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा सा बाहर से कुछ कॉन्सेप्ट डाले हैं जो कि एनसीईआरटी में एकदम बिल्कुल भी नहीं मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और एनसीईआरटी का नोट्स इसलिए बनाने बोल रहे हैं कि वही तुम्हारा मेडिकल में भी वही हेल्प आएगा, क्वेश्चन बैंक वगैरह है तो उसका चैप्टर वाइज बनाना स्टार्ट एनसीईआरटी का। ठीक है, क्योंकि वो हेल्प करेगा तुमको। अभी जितना फ्रेश पढ़ोगे, फ्रेश क्वेश्चन बना लोगे तो वो तुम्हारा एकदम रह जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है आज थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन बताते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर हम इसका स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये दो प्रोसेस होता है। तो सबसे फर्स्ट में ये ध्यान दो कि ये दोनों प्रोसेस होता क्यों है, क्योंकि सिंपल है, डीएनए को कोई भी काम करना है तो डीएनए के लिए जिन रिस्पॉन्सिबल है, और जिन तभी काम करेगा जब तक प्रोटीन वो नहीं बनाएगा। अब प्रोटीन बनेगा तभी मैसेजिंग जाएगा, तभी काम करेगा। तो एक तरह का ये जो प्रोसेस ये दोनों साथ में होता है। आई मीन ये प्रोसेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करो या किसी को कहीं से मैसेज भेजना है, तो अल्टीमेटली क्या चाहिए हमको, वहां पे प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन बनाने का काम किसका है, तो वो है तुम्हारा, नॉर्मली हम लोग सेल में क्या पढ़ते हैं, राइबोसोम, लेकिन ये काम कैसे करता है, कैसे फंक्शनिंग होता है, साथ साथ में जेनेटिक मटेरियल कैसे वर्क करता है, वही है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो सेंट्रल डोग्मा में हम एक चीज बताए थे कि डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से फिर प्रोटीन। तो आज ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग को पढ़ना है कि डीएनए से आरएनए कैसे बनाएंगे, क्योंकि डीएनए है कैसा, डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए कैसा आता है मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ बना दिया, ये टेम्पलेट स्टैंड बना दिया, और इसी के एवज में एक बनेगा ही ना, नहीं तो स्टेबल नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग कोडिंग कॉपी बोल सकते हैं, कोडिंग बोल सकते हैं, टेम्पलेट को पैरेंटल भी बोल सकते हैं। तो मतलब सिंपल है कि हमको डीएनए लेना है, डीएनए सारे ने बना, तो इसका कुछ मैकेनिज्म यही कि डीएनए का सेगमेंट है, कोई पर्टिकुलर पार्ट को काटना है, तो यहाँ पे एक सर्टेन टाइप का एंजाइम चाहिए जिसको एंडोन्यूक्लियस वगैरह कहते हैं। ठीक है, बट इसके लिए मेन जो कंपोनेंट है, दो तीन चीजें, वो अभी हम समझेंगे। तो सिंपल है कि हम लोग को डीएनए से आरएनए जाना है, और आरएनए यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फर्दर जब आरएनए बन जाएगा तो इसमें भी बनता है बहुत सारा आरएनए, एमआरएनए बनेगा, ठीक है, टीआरएनए बनेगा, आरआरएनए बनेगा। तो ये जैसे एमआरएनए बनेगा तो प्रोटीन बनाएगा, टीआरएनए उसका प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और आरएनए अल्टीमेटली राइबोसोम मतलब प्रोटीन के बाइंडिंग में हेल्प करता है। ये तीनों का अलग अलग काम है। ठीक है, तो ये आरएनए जो बनाएगा इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये समझो। सबसे फर्स्ट में ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है। ठीक है, अब ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या है, एक प्रमोटर जीन चाहिए जो ये मैकेनिज्म को स्टार्ट कर पाए, दूसरा एक स्ट्रक्चरल जीन चाहिए जिसमें अलग अलग एंजाइम करना होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रमोटर का मतलब उसको प्रमोट कर दिया, भाई तुम इस सेगमेंट को उसको बनाना है, उसमें सर्टेन टाइप का जीन होता है, उसमें एंजाइम होता है जो कि उसको अल्टीमेटली आरएनए में कन्वर्ट करता है, और आरएनए बनने के बाद उसको हटाना है, टर्मिनेट का मतलब उसको कट करके हटा देना है, तभी ना वो काम करेगा सेल के अंदर में। तो ये तीनों जो है ये सबसे ज्यादा इसमें वर्क करता है। तो अगर तुमसे पूछेगा, देखो इसमें कभी कभी तुमको कंफ्यूजन में ला सकता है ऑपरेटर जीन देके। कंफ्यूजन क्या होता है, डायरेक्टली पूछेगा कि ट्रांजिशनल यूनिट में कौन सा जो भी ऑप्शन है वो नहीं है, तो याद रखो ऑपरेटर कभी नहीं होता, ये प्रमोटर, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ऑपरेटर भी, क्योंकि ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंट कॉन्सेप्ट में चला जाता है। ठीक है, तो ट्रांजिशनल यूनिट में ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, और फिर इसको पढ़ के आओ। ठीक है,
और बाकी बाद जो 2 टॉपिक पढ़ाए हैं उसको रिवीजन करो, एनसीईआरटी का लाइन से नोट्स बनाओ, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन भी है, इनटेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है वो बना के लाओ, नहीं प्रॉब्लम होता है तो वो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमको नेक्स्ट क्लास बताना, वो हम उसका आंसर बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि 3-4 इंटेक्स्ट क्वेश्चन हम है उसमें है, वो तुम लोग देख के आना कि मतलब बनाना कि कॉन्सेप्ट समझ गया तो आंसर तुमको मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो हमसे तुम पूछ सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं ना, समझ गया सबको? सर एक चलो ठीक प्रॉब्लम है। है सर, हाँ बोलो बोलो बोलो। बहुत गर्मी लग रहा है। इसका कोई कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद गर्मी से परेशान है, ठीक है। गर्मी लग रहा है, देखो एक चीज है, गर्मी के टाइम पे हम दो चीज तुमको बहुत अच्छा एडवाइस करेंगे, ठीक है। बताइए सर। एक तो नॉर्मल जब भी धूप वगैरह से आते हो तो ग्लूकॉन डी से ज्यादा अच्छा है कि नींबू पानी पियो, जिसके कारण बॉडी में मिनरल्स विटामिन, हाँ चीनी नहीं भी मिलाओगे तो चलेगा, चीनी मिलाते तो हल्का नमक भी मिला दो क्योंकि वो सॉल्ट बन जाएगा और वो बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग का जब स्वेटिंग होता है ना तो सारा बॉडी से जो है सॉल्ट निकल जाएगा, और अगर बॉडी से सॉल्ट निकल जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स का डिफिशियंसी होने से ब्लड का जो है फंक्शनिंग में, और साथ साथ में गर्मी के दिन में पानी पीते रहना चाहिए क्योंकि स्वेटिंग जिसको ज्यादा होता है, जैसे हमको बहुत ज्यादा होता है, तो स्वेटिंग होने से क्या है बॉडी से सॉल्ट निकलने से कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम का जो मैकेनिज्म वो स्लो डाउन कर जाता है, ठीक है। और वो स्लो डाउन से बचने के लिए हमेशा पानी पीते रहो, और ग्लूकॉन डी वगैरह ठीक है बट घर में नमक, नींबू और चीनी ये ज्यादा यूज करो इस टाइम पे। ग्लूकॉन डी पाउडर ठीक है पीने से ज्यादा अच्छा जो है वो, क्योंकि मिनरल्स एंड विटामिन लेवल का मेंटेन करने का काम वही है। हाँ बहुत ज्यादा धूप में हो, एनर्जी डाउन हो रहा है तब ग्लूकॉन डी लो, ठीक है, लेकिन ज्यादा ग्लूकॉन डी नहीं लेना चाहिए। और नींबू का तो फायदा पता ही, विटामिन सी है तो एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो बहुत फायदा करता है, सिस्टम को भी सर मजबूत करता है। हाँ। और दूसरा चीज है कि अभी कोरोना चल रहा है तो हमेशा नींबू वगैरह जो है वो लेते रहना चाहिए। और एक चीज है, दोपहर में खाने के टाइम, खाने के बाद दही खा सकते हो या नींबू, वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि डाइजेस्ट करता है, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी में दोपहर का खाना जो होता है वो हल्का लो और तेल मसाला वाला ज्यादा मत लो, क्योंकि इस टाइम पे जो है ना इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है ना कि वो सिस्टम हम लोग का सही से काम नहीं कर पाता है। तो ये सब चीज कुछ है, पानी पीते रहो, ठीक है, डिहाइड्रेट नहीं होना, नींबू पानी ज्यादा यूज करो, ग्लूकॉन डी थोड़ा कम यूज करो, ठीक है। बहुत ज्यादा वीकनेस होता है तो ग्लूकॉन डी यूज कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल खाना खाओ, ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और फिर आगे ट्रांसक्रिप्शन फिर और 2-3 इसी तरह से हम लोग हर एक क्लास में 2-3 मैकेनिज्म क्लियर करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सर।